नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त के हेडलाइन से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक, जीएसटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। राज्यसभा में तीसरे दिन भी जारी रहा गतिरोध, जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष। सत्र की 4 बैठकें शेष। पाकिस्तान में हटी फांसी पर लगी रोक, नवाज शरीफ ने कहा आतंकवाद के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। भारत समेत दुनिया भर में शोक। घंटों इंतजार के बाद विमानन कंपनी स्पाइस जेट की उड़ानें बहाल। भुगतान न होने के बाद तेल कंपनियों ने ईंधन देने से कर दिया था इनकार। करीब 1.5 दशक के सबसे बुरे दौर में रूस की अर्थव्यवस्था। ब्याज दरों में इजाफे के बावजूद रूस में गहराया मुद्रा संकट, हालात पर भारत की पैनी नजर। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। जीएसटी समेत कई मसलों पर विचार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है। सरकार की कोशिश है कि संसद के इसी सत्र में जीएसटी बिल को पेश कर दिया जाए। सरकार का दावा है कि राज्यों को इसके लिए मना लिया गया है। 7 साल से लटके जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन बिल को इसी सत्र में पेश किया जा सकता है। राज्यों की बड़ी मांग मानते हुए केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर रखने पर सहमत हो गई है, लेकिन ये व्यवस्था कुछ शुरुआती सालों के लिए होगी, जबकि राज्य एंट्री टैक्स को जीएसटी में शामिल करने पर सहमत हो गए हैं। केंद्र सरकार जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की अगले 3 साल तक भरपाई करेगी। इसके बाद अगले 2 साल तक आंशिक भरपाई होगी। जीएसटी को 1 अप्रैल 2016 से लागू किया जाना है। There will be a payment of 11,000 crores as a partial payment of the CST dues that are due to the various states, and so we are moving forward to actually rebuild trust between center and the states, and I think that will be demonstrated as well as far as the compensation is concerned when we table the constitutional amendment. जीएसटी में अधिकतर अप्रत्यक्ष कर शामिल किए जाएंगे। इनमें वैट, केंद्रीय बिक्री कर, एक्साइज, सेवा कर और एंट्री टैक्स शामिल हैं। इससे भारत को एकीकृत बाजार बनाने में मदद मिलेगी और कंपनियों को व्यापार करने में सहूलत होगी। जीएसटी के बाद विकास दर में 2% तक उछाल आ सकता है और उपभोक्ताओं को पहले से कम कर चुकाना होगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2006-07 के आम बजट में जीएसटी का विचार रखा था। तब इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाना था, लेकिन विपक्ष और राज्यों के विरोध के चलते समय सीमा कई बार बढ़ानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कैबिनेट की बैठक पर नजर रखे हुए हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल दहिया सीधे रुख करेंगे। विशाल, जिस तरीके का एजेंडा दिख रहा है आज की बैठक का, जीएसटी भी इसमें शायद शामिल दिख रहा है, क्या फिलहाल खबरें मिल रही से लेकर? जी कविंद्र, देखिए पिछले लगभग 1.5 घंटे से कैबिनेट की बैठक जारी है और हमारे सूत्रों के मुताबिक जो जीएसटी से संबंधित जो मामला है वो हालांकि ओरिजिनल जो कैबिनेट की जो लिस्ट थी, एजेंडा लिस्ट थी, उसमें नहीं शामिल था, लेकिन देर शाम उसको शामिल किया गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जीएसटी से संबंधित जिस मसले पर कैबिनेट में चर्चा हो रही है और जो फैसला लिया जा सकता है, वो फैसला पहला कदम होगा जीएसटी को लागू करने के लिए। एक ऐसे 3 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सबसे पहले, क्योंकि इस जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, जिन तीनों में ये विधान किया गया है कि राज्य और केंद्र सरकार और दोनों मिलकर किन किन चीजों पर कर लगा सकते हैं, उसमें बदलाव की जरूरत होगी जीएसटी को लागू करने के लिए। और आज कैबिनेट में उसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है और उसको उसमें बदलाव लाने के लिए एक संविधान में संशोधन के लिए बिल लाया जाना जरूरी होगा। सरकार चाहती है कि कैबिनेट में पहले उस संविधान के संशोधन करने के लिए उस बिल को मंजूरी कैबिनेट से मिले और उसके बाद जब वो संशोधन हो तो उसके बाद एक तय प्रक्रिया के तहत, क्योंकि संविधान का संशोधन होगा तो लगभग आधे से ज्यादा जो राज्य सरकारें हैं और राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनको उस बिल को मंजूरी देनी होगी और उसके बाद जो जीएसटी को लागू करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। तो आज इस वक्त जो कैबिनेट बैठक चल रही है उसमें अगर फैसला लिया जाता है सरकार द्वारा तो वो जो संविधान का
संशोधन करने से संबंधित जो बिल होगा, उस बिल को मंजूरी आज कैबिनेट से मिल पाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस अपडेट के लिए। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरवीर सिंह, जो कि एडिटर हैं moneybhaskar.com से। हरवीर जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जीएसटी को लेकर मैं कहूं कि पिछले 5 से 10 बरस में खासी चर्चा होती रही, लाना नहीं लाना, और राज्यों की ओर से अपनी जो है इफन बढ़ रहे हैं। सरकार की जो मंशा दिख रही है जीएसटी को लेकर, किस तरीके से उस प्रारूप को लेकर जिसमें राज्यों की मैं कहूँ कि आपत्तियां हैं, क्या वाकई आपको लगता है बहुत आसान डगर होगी उसकी? असल में देखिए कि ये बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है जिसको लागू होना चाहिए देश में, और इसके लिए अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो ये 99 से जो प्रोसेस शुरू हुआ था कि बहुत सारे राज्य में बहुत अलग अलग किस्म की कर दरें होती थी। सेल टैक्स उसको तब हम लोग बोलते थे। उसके अलावा राज्य इंसेंटिव देते थे अपने इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए, वो एक अजीब कंपटीशन होता था। तो पहले उसको ख़त्म किया गया था, कुछ निश्चित दरें रखी गई थी। उसके बाद उसका अगला स्टेज आपका वैट के रूप में आया। वैट लागू हो गया 2005 के आसपास कई राज्यों में, फिर पूरे देश में धीरे धीरे लागू हुआ। वैट के बाद अब अगला स्टेप था जीएसटी का, जो केंद्र और राज्यों के जो इनडायरेक्ट कर जो भी हैं उनको सबको इसमें समाहित कर दिया जाए और एक सीमलेस प्रोसेस कर दिया जाए। प्रक्रिया जो है उसको छोटा किया जाए और कर संग्रह भी बढ़ सकता है इसमें, और जो कारोबारी लोग हैं उनकी दिक्कतें इससे कम होंगी। ये एक महत्वपूर्ण काम है। राज्यों की आपत्तियां थी, देखिए उसमें क्या था कि जो दरें हैं उसमें कैसे बदलाव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, राज्यों के अधिकार नहीं थे। फिर एक काउंसिल बननी थी, जीएसटी काउंसिल। उसमें पहले राज्यों को आपत्ति थी कि सारे अधिकार केंद्र के पास होंगे तो हम लोग तो कैसे बंधुआगी तरीके से काम करेंगे। लेकिन जितना ये कई साल से जो एम्पावर्ड कमेटी थी राज्यों के वित्त मंत्रियों की, उसका और केंद्र के बीच पिछली सरकार में भी और अभी बातचीत चलती रही, और तब जाकर के हम देखें पिछले सप्ताह जो एक कंसेंसस उभर के आया, राज्य सहमत हुए कि आप इसके हम लोग तैयार हैं, अब इसको लागू कर सकता है। फिर अब इसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा केंद्र सरकार को, जैसे अभी सहयोगी आपके बता रहे हैं कि आज के कैबिनेट में एजेंडा पे है। तो क्योंकि संविधान संशोधन है, वो उसको जब कैबिनेट मंजूरी दोगी संसद में जाएगा और उसको 2/3 बहुमत से उसको पारित करना होगा। इसी तरह फिर राज्य सरकारों के पास जाएगा, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, आधे से ज़्यादा विधानसभाओं को उसको पूरा करना होगा। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा आएगा वो मैं आपको बताऊँ कि जो जीएसटी है उसकी दर क्या होगी। मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि असल में क्योंकि राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो तो केंद्र के उस फॉर्मूले को एग्री कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं उनका साफ तौर पर दरों को लेकर बहुत बड़ा विरोध है। कैसे आप इसका हल देख रहे हैं? और जिस तरीके की दर केंद्र कह रहा है, मैं जिसका जिक्र करूं, करीब 16% के आसपास की बात हो रही है और राज्यों की ओर से अलग अलग बात करके 27 तक पहुंच जा रहा है। कैसे ये जो डिफरेंस है खासा ज्यादा दिखता है? असली देखिए, असली परीक्षा इसी पे होनी है। अगर जो केंद्र राज्यों का दोनों को मिला दें, आपने ठीक बताया करीब 27% बैठता है दोनों का, तो उसमें अगर इतना बड़ा आप इतना ज़्यादा रखेंगे तो कंज्यूमर के ऊपर पहुंच जाएगा। एक्सपर्ट पैनल ने कहा था आप इसको 12% कर दीजिएगा, 7 और 5 में आप कर दीजिए। उसमें जो रेवेन्यू फॉरगो होगा वो एक बड़ा सवाल आ रहा है। हालांकि केंद्र ने कहा है कि राज्यों को जो रेवेन्यू का जो लॉस होगा उसको 3 साल तक हम कंपनसेट करेंगे और उसके बाद भी करेंगे। ये बात वैट के वक्त भी आई थी, जब वैट लागू हो रहा था उस वक्त कंपनसेट किया गया। लेकिन जो सीएसटी है उसको धीरे धीरे खत्म करना था ग्रेजुअली, उसके कंपनसेशन को लेकर के झंझट पैदा हुआ। अभी जैसे जो वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 11,000 करोड़ का प्रोविजन कर रहे हैं, वो सीएसटी के लिए है। तो एक तो राज्यों का ये थोड़ा सा भरोसा केंद्र नहीं जीत पा रहा है कि नुकसान को कैसे, अगर भरपाई की जो बात कह रहे हैं वो कैसे होगा। दूसरा ये है कि ये वैट के वक्त भी मुद्दा उठा था, लेकिन जब प्रोसेस थोड़ा सा उसका जो है ईजी हो जाता है, एक सरलीकरण जो टैक्स प्रक्रिया का है, ये माना जाता है कि उसमें कर संग्रह ज़्यादा होता है, इसलिए वैट में नुकसान नहीं हुआ राज्यों को। उसके बाद सबका आमदनी बढ़ने लगी। मेरे ख्याल से इसमें भी ऐसा ही होगा। तो इसमें तो किसी को झिझक नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कंज्यूमर के ऊपर आप कितना बोझ डालेंगे। मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि सरकारों के लिए एक यूनिफाइड टैक्स तो होगा, लेकिन क्या इससे कहीं कंज्यूमर को, एक आम आदमी पर बोझ कहीं ज्यादा बढ़ने जा रहा है? जिस तरीके की फिलहाल दरों की बात हो रही है, जो दर अगर वो 27% की बात है तो वाकई ये एक बोझ लेकर के आएगा। अब ये कहीं ना कहीं दोनों जो पक्ष हैं, केंद्र और राज्य, उनको सोचना होगा कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की बात हो रही है। अब रेवेन्यू न्यूट्रल आप किस तरीके से इसको डिफाइन करके लेके आएंगे, कहाँ लेकर के आएंगे कि कंज्यूमर के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा ना पड़े, अदरवाइज ये इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। पब्लिक में भी रिजेंटमेंट आता है उसको लेकर के। और अभी भी अगर आप देखें जिस तरीके के करों का भुगतान हम लोग कर रहे हैं, अगर जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनको आप जोड़ लें तो आप आमदनी का 50% तो करों में ही दे, बिल्कुल 50 से ज़्यादा पहुंच जाएगा, है ना, 50 से ज़्यादा पहुंच जाएगा।
अब ये भी देखना पड़ेगा कि इतना जो उसमें सवाल उठता है फिर रिटर्न का उठता है कि जब आप कहीं कोई भी पेमेंट करते तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, सर्विसेज क्या, जो मतलब सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, तमाम सारी चीज़ें हैं, उसके लिए आप अलग से पैसा वसूलना चाहते हैं। तो ये अगर इसमें ज़्यादा दर रख दी गई तो लोगों का विरोध होना स्वाभाविक है। ये बड़ी दिक्कत आएगी सरकार के सामने। चलिए, तो देखना होगा कि लोगों का विरोध भी ना हो और जो राज्यों की आपत्तियां हैं उस पर सरकार कैसे उसे डील करती है और कैसे कंसेंसस की जो बात हो रही है वो किस पॉइंट पर आता है, खासतौर पर दरों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। धर्मांतरण के मुद्दे पर राज्यसभा में तीसरे दिन भी गतिरोध जारी रहा। एकजुट विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर आज भी अड़ा रहा। विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री पार्टी के संसदीय बोर्ड की तरह सदन में भी अपने सांसदों को लक्ष्मण रेखा न पार करने की नसीहत दें। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने व्यवस्था का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ नीतिगत बयान देने की खबरें हैं। अखबारों में छपी खबरों का हवाला देते हुए उन्होंने मांग की कि संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना है, अगर उनके सदस्य गलत कर रहे हैं, उनके मंत्री गलत कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की बनती है कि इस सदन में कहें। देश के प्रधानमंत्री क्या सदन के आग्रह को, सदन की मांग को स्वीकारते हुए वो आएंगे या नहीं आएंगे? और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री नहीं आएंगे इस सदन में कोई कार्रवाई नहीं होगी। I want to know from the honorable leader of the house, will the honorable prime minister come to the house so that we can have a discussion on the matter that is contentious and on which we want to resolve and want the business of the house to continue. जबकि सरकार सदन में अवरोध के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराती रही और गृह मंत्री की ओर से जवाब देने की पेशकश को फिर दोहराया। Sir, the Prime Minister has not announced any policy decision in the party meeting, and I have a point of order, which is in the name of a point of order, can Mr. Naresh Agrawal every day raise a point of disorder? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप मुद्दों के अकाल से जूझ रहे हैं, इसलिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये ठीक नहीं, आप चर्चा करिए, चर्चा करिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस बहस के बीच भोजन अवकाश से पहले सदन की कार्यवाही को 4 बार फिर दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। The House is adjourned to meet on Thursday, 18 December at 11 hours. राज्यसभा में लगातार तीसरे दिन विपक्ष प्रधानमंत्री से जवाब की मांग पर अड़ा रहा। गतिरोध के बीच ही सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कांग्रेस सांसद हरवंत राव का नियम 255 के तहत नाम लिया और उनसे सदन छोड़कर जाने के लिए कहा। आसन की तरफ से बार बार अपील के बावजूद सांसदों के हंगामे का खामियाजा एक सांसद को झेलना पड़ा। बार बार गतिरोध पैदा करने पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कांग्रेस सांसद हनुमंत राव को नियम 255 के तहत सदन छोड़कर जाने को कहा। नियम 255 के तहत सांसद को उस दिन की कार्यवाही से बाहर रखने के आदेश पर समझौता कराने की विपक्षी पार्टियों ने काफी कोशिश की। दोपहर बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह समेत कई दूसरे सांसदों ने आसन से इस आदेश पर फिर से विचार करने की अपील की। आपसे मेरी प्रार्थना है कि हनुमंत राव जी के मामले में आप माननीय सभापति से अनुरोध करें कि उनका निर्णय वापस लें। 255 के बाद 256 भी देखिए। 256 में अब व्यवस्था में चेयरमैन इंगित कर सकता प्रस्ताव पे उसको पूरे सत्र तक निकल सकता है, लेकिन लास्ट में एक और लाइन दी हुई है कि अगर सदन सहमत हो तो चेयरमैन उसको वापस कर लेंगे। लेकिन विपक्षी सांसदों की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी और उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि ये नियमों के मुताबिक है। Under Rule 256, you could have moved a motion. I could have allowed it, but it is under 255. There is no provision. शीत सत्र खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, जबकि राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे।
ऐसे में कई अहम विधेयक अधर में लटक सकते हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सरकार ने फिर साफ किया है कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन देश भर में स्कूल बंद रहेंगे। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने उस दिन स्कूल खोले जाने को लेकर 3 सर्कुलर जारी कर रखे हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर संसद को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। 25 दिसंबर को छात्रों को स्कूल बुलाने संबंधी सरकारी निर्देश का मसला बुधवार को भी संसद में उठा। लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने ये मुद्दा उठाने के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग की, लेकिन उनका नोटिस लोकसभा स्पीकर ने खारिज कर दिया। लेकिन शून्यकाल में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को इस पर बोलने का मौका दिया गया। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि क्रिसमस के दिन गुड गवर्नेंस डे मनाने के लिए सरकार ने एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग सर्कुलर जारी किए हैं। The circular says that I am quoting the circular. You are requested to ensure that Good Governance Day is celebrated in all JNV under your region. A consolidated report specifying activities carried out in all JNVs is to be submitted by email along with the photographs and video recording to this office on 25th December 2014. इस पर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि नवोदय विद्यालयों में 1987 से ही छात्र अपने स्कूल में ही क्रिसमस मनाते रहे हैं। There is no question of declaring holiday and sending the children to their homes except for authorized vacation period. All festivals should be celebrated in the Vidyalaya only, and children should not be permitted to visit their homes during the festival time. This is a circular 13th April 1987. लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नवोदय विद्यालयों के साथ केंद्रीय विद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को भी ऐसा सर्कुलर जारी किया गया है कि वो स्पष्ट रूप से उत्तर दें हाँ या ना कि क्या ये सारे सर्कुलर्स मंत्रालय के द्वारा इन सभी विभागों को दिए गए थे या नहीं। लोकसभा में इस मसले पर बहस के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थीं, लेकिन वो खामोश रहीं। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और सरकार ने इस दिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है। हालांकि इस विवाद के सामने आने के बाद सरकार ने इस बारे में स्कूलों को सर्कुलर जारी किए जाने की बात से इनकार किया था। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। अगले 6 साल यानी 2020 तक भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। सरकार ने लोकसभा में कहा कि देश में थोरियम आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर 2016 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है कि इससे यूरेनियम के आयात पर देश की निर्भरता कम हो जाएगी। हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित होगा। इस बात की जानकारी लोकसभा में पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये रिएक्टर अप्रैल 2016 तक तैयार हो जाएगा। तारापुर में महाराष्ट्र में स्थापित किया जाए। इसकी स्थापना का कार्य अप्रैल 2016 तक संपन्न होने की संभावना है और ये फंक्शनल हो जाएगा 2020 या उसके बाद 1-2 वर्ष में। ये भी सवाल उठाया गया कि जब थोरियम का पर्याप्त भंडार है तो महंगे यूरेनियम के आयात को कब तक कम किया जा सकेगा। दरअसल देश में अभी ज्यादातर परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, जबकि भारत में यूरेनियम के भंडार नहीं है। सरकार ने बताया कि देश के तटीय इलाकों में थोरियम के बड़े भंडार हैं। एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर व्हिच विल बी एब्सोल्युटली इंडिजिनस मेड इन इंडिया will be using thorium as its core fuel. थोरियम आधारित रिएक्टर से जहां बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, वहीं यूरेनियम के आयात पर सरकार की निर्भरता में भी कमी आएगी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में बच्चों के बर्बर कत्लेआम के बाद आतंकवादियों के मामले में फांसी की सजा पर लगी रोक हटा दी गई है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भरोसा दिलाया है कि 7 दिन के अंदर आतंकवाद से निपटने की योजना बना ली जाएगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेशावर में स्कूली बच्चों पर आतंकी हमले के बाद पूरा देश सदमे में है। तमाम राजनीतिक दलों ने भी इस घटना पर गम का इजहार करते हुए आज सर्वदलीय बैठक की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस बर्बर नरसंहार के बाद आतंकियों पर लगी फांसी की पाबंदी को हटाने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भी तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की अपील की।
आज हमारी कौमी क़यादत ने अज़्म और इस्तिक़लाल के इसी अहद को दोहराते हुए ये तय किया है कि मुकम्मल अज़्म और यकसुई के साथ इस जंग को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारी सरजमीन पर एक भी दहशतगर्द बाकी है। पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी चिंता जताई गई और दोषियों को सजा दिलाने की बात कही गई। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी सुरक्षा टीम से हालात का जायजा लिया। No cause can justify such a brutality. No grievance can excuse such horror. It is an act of horror and rank cowardice to attack defenseless children while they learn. इधर भारत में भी संसद में मौन रखकर पेशावर हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आज देश भर के स्कूलों में भी 2 मिनट का मौन रखा गया। The loss of innocent lives in this incident is indeed tragic and unfortunate. This incident only reaffirms our resolve to fight terrorism with more determination and firmness. All terrorist attacks against innocent people, especially vulnerable children, should be condemned. पेशावर हमले में 141 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 132 बच्चे हैं। पाकिस्तान सरकार ने इस घटना को राष्ट्रीय त्रासदी बताते हुए 3 दिन का शोक रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विमानन कंपनी स्पाइस जेट की उड़ानें दोबारा शुरू हो गई हैं। भुगतान न होने के बाद तेल कंपनियों ने ईंधन देने से मना कर दिया, जिसके चलते आज सुबह कंपनी की कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी। अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचने की चाहत स्पाइस जेट के हजारों मुसाफिरों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आई। बुधवार की सुबह देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर कुछ ऐसा ही आलम रहा। ईंधन न होने की वजह से स्पाइस जेट की कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी और सही सूचना न मिलने की वजह से यात्री इधर उधर भटकते रहे। I came here, I was supposed to have a connecting flight from Delhi. वो भी नहीं मिला कुछ मुझको, वो मिस हो गई। Obviously, when I showed them, they said नहीं हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करेंगे कुछ, आप रुको। कितनी देर तक हम लोग रुके? कल रात से मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे हूँ और आज यहाँ पे सुबह मैंने उनको बोला तो nobody is listening to me. Unfortunately, the dues have crept up so high, whether it is the fuel vendors or even the Airport Authority of India or other airport operators. यात्रियों का लंबा इंतजार शाम 4 बजे के बाद ही खत्म हो सका, जब पैसा चुकाने के बाद स्पाइस जेट को ईंधन मिला और धीरे धीरे उड़ानें शुरू हुई। दरअसल स्पाइस जेट नकदी की समस्या से जूझ रहा है। कई दिनों से ईंधन के लिए भुगतान नहीं होने की वजह से तेल कंपनियों ने उसकी सप्लाई रोक दी थी और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। हालांकि विपक्षी दलों ने पुराने अनुभवों से सीख लेने की सलाह दी। जो पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर आ चुके हैं उनके इंटरेस्ट के लिए कुछ मेजर्स ऐसे उठाए जा सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्तिगत कंपनी के लिए गवर्नमेंट बाध्य नहीं है किसी स्टेप उठाने के लिए। लेकिन अगर एविएशन इंडस्ट्री के हित में अगर कुछ है तो सरकार कोई ना कोई कदम उठाएगी। अब देखिए, सवाल यही है कि बैंकों से लोन लेकर अब कहेंगे कि ये एयरलाइन बंद हो गए, मुलाजिमों को उनका तनख्वाह नहीं दे रहे, लेकिन ये सभी कंपनियों के पास कई और संपत्तियां हैं जिसके आधार पर वो मुनाफे बना रहे हैं। स्पाइस जेट को फौरी राहत जरूर मिल गई है, लेकिन उसकी आर्थिक मुसीबतें बनी हुई हैं। सरकार से गुहार के बाद मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि वो कंपनी को 600 करोड़ रुपए का कर्ज दे, जबकि कंपनी पर करीब 2000 करोड़ रुपए का घाटा बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात रूस की, जो कि 1.5 दशक के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रूसी मुद्रा रूबल की कीमत 67 से भी नीचे आ चुकी है। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और रूस पर प्रतिबंधों को इसकी एक बड़ी वजह बताया जाता है। रूबल की कीमतों में आ रही गिरावट पर भारत की भी नजरें हैं। पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध और कच्चे तेल की गिरती कीमत का असर रूस पर साफ दिखने लगा है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रूबल की कीमत में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई। ये $1 के मुकाबले 64 से गिरकर 80 के स्तर पर आ गया। गिरावट रोकने के लिए रूस के केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में एक बारगी 7% का इजाफा करना पड़ा। बावजूद इसके रूबल की हालत में ज्यादा सुधार नहीं आ पा रही। But I can assure you that Russia would not only survive but would come out stronger out of this. We have been in much worse situations in our history, and every time we were getting out of these fixes much stronger.
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पिछले 1 साल में घटकर लगभग आधी रह गई है। इससे भी रूबल पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि रूस की आमदनी का एक बड़ा जरिया तेल और गैस का निर्यात है। दूसरी तरफ अमेरिका का आरोप है कि यूक्रेन संकट को लेकर रूस का रवैया इसकी एक बड़ी वजह है। I think they are facing a very serious economic situation, and it's a serious economic situation that is largely of their own making and largely reflects the consequences of not following a set of international rules. पिछले सप्ताह भारत आए रूसी राष्ट्रपति ने आपसी मुद्रा में व्यापार का प्रस्ताव रखा था। बदलते हालात के मद्देनजर भारत भी पैनी निगाह बनाए हुए है। भारत रूस से बड़ी मात्रा में गैस का आयात करता है, इसलिए रूबल की कीमत में गिरावट का भारत को फायदा मिल सकता है। तेल के दाम कम हो रहे हैं, उसका हमें एक अच्छा असर देखने को मिल रहा है, परंतु जैसे जैसे कमोडिटी में जिस तरह से प्राइस क्रैश होते जाएगा, तो जितना भी इन्वेस्टमेंट है जो कमोडिटीज़ और बाकी जगह लगा है, वो जिसको हम सेफ हेवन कहते हैं, तो सारा का सारा पैसा यूएस की तरफ भाग रहा है। आर्थिक मामलों के जानकार इस स्थिति की तुलना 1997-98 के रूस के वित्तीय संकट से कर रहे हैं। तब भी डॉलर के मुकाबले रूबल की कीमत में भारी गिरावट आई थी। हालांकि इस बार रूस का विदेशी मुद्रा भंडार और वित्तीय स्थिति तब की तुलना में कहीं बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कृष्णानंद त्रिपाठी, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको कुछ और अहम और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। लोकसभा ने आज कंपनी कानून संशोधन विधेयक 2014 ध्वनि मत से पारित कर दिया। सरकार ने बिल में संशोधन कर 2013 में शामिल किए गए कुछ सख्त प्रावधानों को हटा दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इससे व्यापार और निवेश का माहौल बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति से पहले अदालत की अनुमति ली जानी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। इसरो के अत्याधुनिक रॉकेट GSLV Mach 3 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती बुधवार को शुरू हो गई। 18 दिसंबर को GSLV Mach 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से रवाना किया जाएगा। Mach 3 अब तक का सबसे भारी रॉकेट है। इस मिशन से रॉकेट की गति और दूसरी खूबियों का अध्ययन किया जाएगा। श्रीलंका में बंधक बनाए गए मछुआरों की जल्द रिहाई को लेकर तमिलनाडु के मछुआरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मछुआरों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो श्रीलंका सरकार से इस पर बातचीत करे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने भी मंगलवार को प्रधानमंत्री को इस बारे में लिखा था। महाराष्ट्र में सूखे से 25,000 गांव पीड़ित हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में ये जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सूखा पीड़ितों को सस्ती दरों पर अनाज और दूसरी जरूरी मदद दे रही है।